अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमीर अब्बास। नवंबर 1863 में मशहूर अमरीकी सदर अब्राहम लिंकन ने एक जमहूरी हुकूमत की खासियत अपनी तकरीर में कुछ यूं बयान करते हुए कहा था कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल शैल नॉट पैरिश फ्रॉम द अर्थ। अब्राहम लिंकन की यह तकरीर आलमी तारीख की अहम तरीन तकरीर में शुमार की जाती है। मगरबी ममालिक की तरक्की में तसलसल का अगर हम जायजा लें तो यह बात सच दिखाई देती है कि जिन ममालिक में हुकूमतें अवामी वोट से अवामी उमंगों के मुताबिक बनाई जाएं वो अच्छी तर्ज हुक्मरानी की मिसाल बनती हैं। लेकिन जिन मुल्कों में गैर जमहूरी तरीकों से लोग इक़्तिदार में लाए जाएं या आएं वहां अफरा तफरी और बहरान शदीद से शदीद तर हो जाते हैं। पाकिस्तान में हुकूमत साजी का अमल अब फाइनल राउंड में दाखिल हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद सियासी तकसीम वाज़ेह नजर आ रही है। आज कौमी असम्बली के 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया है। हल्फ के दौरान शदीद नारेबाजी हुई। पीटीआई अरकान ने इमरान खान के मास्क पहनकर ऐवान में एहतजाज किया। अरकान ने स्पीकर की नशिस्त पर खड़े होकर इमरान खान के हक में नारेबाजी की। लीगी अरकान की जानिब से भी ऐवान में घड़ी चोर के नारे लगाए गए, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने नवाज शरीफ के खिलाफ चोर चोर के नारे लगाए। वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी 2 मार्च को जमा होंगे। 3 मार्च को कौमी असम्बली नए वज़ीर आज़म का इंतखाब करेगी और 4 मार्च को ही वज़ीर आज़म का अपने ओहदे के हल्फ लेने का इम्कान है। यहां कुछ आम सवालात यह हैं कि क्या हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल होने के बाद सियासी दर्जा हरारत कम होने का कोई इम्कान है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का फैसला ताहाल सामने नहीं आ सका। ऐसे में क्या मखसूस नशिस्तों के फैसले से कबल ही असम्बली का इजलास जमहूरी रिवायात के मुताबिक होगा या नहीं। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं दो सीनियर सहाफ़ी, सियासी तज्ज़िया-निगार मोहसिन बेग साहब और आमिर जा साहब। मोहसिन बेग साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। सबसे पहले फरमाइएगा कि एक कमज़ोर इत्तेहादी हुकूमत जो दूसरों की बैसाखियों पर खड़ी होगी, जिसका तासुर और परसेप्शन भी इस वक्त तबाहकुन है, और एक मजबूत अपोजिशन तहरीक इंसाफ, मौलाना फजल रहमान और बाकी जमातों की सूरत में कैसे मुकाबला करेगी एक कमज़ोर इत्तेहादी हुकूमत एक मजबूत अपोजिशन का? बहुत शुक्रिया अमीर अब्बास साहब। बेसिकली मेरे ख्याल में बड़े मुश्किल हालात को फेस करना पड़ेगा नई हुकूमत को असम्बली के अंदर और असम्बली के बाहर। नेचुरली मईशत के जो हालात हैं और फिर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होना और इस मुल्क के जो मईशत को कैसे आगे लेके जाएंगे और आने वाले दिनों में खासे चैलेंजेस होंगे। तो हालात तो बड़े बम्पी हैं। आई डोंट नो, थोड़ा सा सेंस परवेल कर जाए तो इसको थोड़े दिन थोड़े वक्त के लिए इस एजिटेशन को या इन चीजों को रोका जाएगी। लेकिन मसला वही आ रहा है, जैसे आपने कहा जमहूरियत। यहाँ पाकिस्तान में जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं है। उसके मीनिंग बड़े डिफरेंट से कर लिए इन्होंने। अपने हक में आ जाए तो जमहूरियत, अपने हक में ना हो तो उसके ऊपर कोई और दूसरा नाम दे देते हैं। तो ये सिलसिला पाकिस्तान में कब थमेगा, मैं इसके ऊपर तो कोई पेशन गोई नहीं कर सकता। सारे दस तो लगता यही है कि सेंस परवेल नहीं कर रही इन पार्लियामेंटेरियन सो कॉल्ड जो भी जीत के आए हैं। तो मुल्क के हालात तो जूं के तू हैं और फेडरल गवर्नमेंट के हालात भी आने वाले दिनों में खासे मुश्किल फैसले इनको करने पड़ेंगे और खासे मुश्किल हालात को फेस करना पड़ेगा। तो मैं तो उम्मीद करता हूं कि अगर इनको कोई थोड़ा सा ख्याल हो अवाम का या इस रियासत का या मुल्क का, तो थोड़ी देर के लिए देखें। मिड टर्म इलेक्शंस भी होते हैं 2 साल 3 साल बाद, लेकिन फिलहाल जो क्राइसिस है उसको इनको मिलजुल के ही आगे जो है वो फेस करना और खत्म करना पड़ेगा। बेग साहब, दो चीजें हैं इस वक्त। एक तो ये कि 5 7 या 10 सीटों पर धांधली का इल्जाम नहीं है। तहरीक इंसाफ का तो 70 80 सीटें कम अज कम वो समझते हैं कि उन पर धांधली हुई है। चले हम उसका आधा भी कर दें तो 35 40 सीटों पर भी अगर धांधली हो तो ये बहुत बड़ा एक इशू बनता है। दूसरा ये कि तहरीक इंसाफ इस वक्त कौमी असम्बली में जितनी नशिस्तों के साथ खड़ी है वो भी कोई 5 7 नशिस्तें नहीं है। बहुत छोटी अपोजिशन नहीं है कि हुकूमत उसको दबा के आगे गुजर जाएगी। एक बड़ी मुनासिब तादाद में मौजूद है। तो ये एक तरफ अपोजिशन भी तगड़ी है, फिर उनका एक क्लेम भी बहुत बड़ा है। अब हीलिंग टच का जो एक लफ्ज चंद दिन पहले सामने आया था, वो हीलिंग टच अब कैसे हो सकेगा? मेरे पास साहब बेसिकली ये दावे तो जो भी हारने वाले हैं, पाकिस्तान में हार कोई तस्लीम करता ही नहीं है। माशाल्लाह इतनी करिश भी नहीं है। जहां तक इनका दावा है 80 सीटों का या उसका आधा कर लें,
बेसिकली इन्होंने टोटल जो इलेक्शन कमीशन में पिटीशंस फाइल की वो 22 हैं, जिसमें से पूरे पाकिस्तान के अलावा जो पंजाब में है वो 12 है, बाकी जगह KPK और इधर उधर उन्होंने 10 किए हैं। तो क्लेम तो यहीं से ठुस हो जाता है कि आपने 80 सीटों का क्लेम है और जो आपने पिटीशंस फाइल की है वो 22 है। दूसरी बात, अपोजिशन बड़ी हो या छोटी हो, डजंट मैटर। मसला ये है कि अगर आपने अपोजिशन का रोल अदा करना है, पॉजिटिव रोल, और इसी तरह हुकूमत ने अगर अपोजिशन को एज ए अपोजिशन एक जो उनका रोल है उसके ऊपर एक्सेप्ट करना है, तो ये निज़ाम चल सकता है। अगर आप एक दूसरे को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो नेचुरली ये निज़ाम चलना मुश्किल हो जाएगा, और जब मुश्किल हो जाएगा तो मैं आपको बता दूं, जहां आपकी रियासत खड़ी है, अगर ये निज़ाम नहीं चलता तो नेचुरली ये निज़ाम चल नहीं रहा पिछले काफी अरसे से, और ये निज़ाम डिलीवर भी नहीं कर रहा। तो ऐसे में खासे मुश्किल हालात रियासत को और अवाम को देखने को मिलेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि इनको थोड़ा सा सोच समझ कर चलना चाहिए, बजाय इसके कि आप दोनों पार्टियां एक दूसरे को एक्सेप्ट ही ना करें और बात भी ना करें, और सिर्फ इतनी ज्यादा नफरत बढ़ जाए, जो कि पहले शुरू में PTI ने भी एक सिलसिला रखा अपने 4.25 साल दौर में असेंबली के अंदर, वो भी गलत था। सही। और अगर आज भी कोई अपोजिशन को इतना दबाए, मैं समझता हूँ वो भी गलत है। तो ये वर्किंग रिलेशनशिप होती है, अपोजिशन जो है वो वेटिंग फॉर गवर्नमेंट होती है नेक्स्ट। बिल्कुल बिल्कुल। वो गवर्नमेंट भी इन वेटिंग, गवर्नमेंट इन वेटिंग कहा जाता है वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में ऑपोजिशन को, और ऐसे ही हुआ। जो वो कल ऑपोजिशन थी आज हुकूमत में है, जो आज ऑपोजिशन में कल को वो हुकूमत में आ सकती है। आमिर जिया साहब, गर्मा गर्मी आज पहला इजलास था। बहरहाल अभी तो PTI के लोग वेंटिलेट करेंगे अपने गुस्से को, अपने जज्बात को का वो इजहार करेंगे। 2 साल की बहरहाल उनकी फ्रस्ट्रेशन है PDM के दौर की, फिर निगरान हुकूमत की गिरफ्तारियां, छापे, फिर उनका धांधली का एक मौके पर इल्ज़ाम है। ये क्या किसी हीलिंग टच के बगैर चीज़ें ठीक होंगी, या वो जो हीलिंग टच है वो चाहिए होगा हुकूमत की तरफ से या मुक्तदरा की तरफ से, ताकि माहौल को साजगार किया जाए? देखिए, तो सूरत हाल है कि दोनों जो फरीक हैं वो एक दूसरे पे घाव लगा रहे हैं। ये आपने बिल्कुल सही लफ्ज इस्तेमाल किया कि जी हीलिंग टच चाहिए। तो हीलिंग टच कौन दे सकता है? पहले इसमें जो पहलकारी है वही लोग कर सकते हैं कि जिनके पास जो साहिब इख्तियार हैं और साहिब इक़्तिदार हैं, वो लोग जो है एक मतलब इस टोन से कहेंगे कि जी अब हमें चीजों को सेट करना है। लेकिन अगर रवैया ये होगा कि जी आप रिजर्व भी देने के लिए तैयार नहीं है, दबाव का आलम है, आपने ऑपोजिशन के ऊपर उसी तरह से बरकरार रखा हुआ है, तो उसमें चीजें फिर सेटल नहीं होंगी। आपको कहीं से आगाज करना पड़ेगा, कुछ ऐसे पेड़ लाने होंगे कि जो कहते हैं कि चीजों को म्याना रवि की तरफ लेके जाए। अब अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में मईशत बहाल हो, में प्रोग्राम आए, सरमायाकारी हो, तो पहली उसकी शर्त तो है कि जी सियासत से काम, क्योंकि होते हुए नजर नहीं आ रहा। और इसके अंदर जाहिर है कि अगर आप बाला तामीर करना चाह रहे हैं तो उसकी बुनियाद सीधी होनी चाहिए। अब यहाँ टीडी बुनियाद के ऊपर आप समझते हैं कि जी इंतखाबात मुतकाज़ा है। अब ECP कितना ही दावा करे कि जी बड़े साफ शफाफ इंतखाबात, लेकिन अवामी परसेप्शन ये कह रही है मीर अब्बास साहब, एक लोग जो है उस पर यकीन नहीं कर रहे दावे की। हमारा जो मीडिया है इस पर यकीन नहीं कर रहा, मैंने तो ये निशान उठा रहा है। तो फिर ये काम अहले इक़्तिदार की जो है कि उस चीज को सेटल करें और ये बताएं, साबित करें कि जी जो इंतखाबात थे 45 की 47 की कंट्रोवर्सी जो थी वो गलत थी, लेकिन अगर पब्लिक परसेप्शन जो है वो गलत है, उसके खिलाफ मनफी है, तो आप कैसे चीजों को आगे बढ़ाएंगे? यही सवाल, ये जो आप परसेप्शन का सवाल कर रहे हैं, मैं इसको अगर बात कर रहे हैं, मैं इसको अगर एक सवाल की सूरत में आपके सामने रखूं कि एक है रियलिटी, एक है परसेप्शन। और पॉलिटिक्स के बारे में कहा जाता है कि परसेप्शन इज बिगर देन रियलिटी। रियलिटी अगर वो ना भी हो जो परसेप्शन है, तो परसेप्शन इतनी डोमिनेट कर जाती है कि वो आपके चेहरे को दागदार और मसक कर देती है। अब इलेक्शन में धांधली की हकीकत कुछ भी हो, लेकिन परसेप्शन पाकिस्तान से लेके पाकिस्तान से बाहर, खुद MQM के लोगों की ऑडियो सामने आ रही है, परसेप्शन ये बन चुकी है कि धांधली हुई और बदतरीन धांधली। अब ये गिल्ट भी होगा इस हुकूमत के अंदर, दबाव भी होगा, चलेगा कैसे मामला आगे? मैं ये बिल्कुल आपने सही कहा कि जी परसेप्शन इज स्ट्रॉन्गर देन रियलिटी। परसेप्शन जो है वो रियलिटी को तब्दील कर देती है। तो असल जो हमारे सुरमा है उनका जो असल की चैलेंज है ECP के जो बैठे हुए हैं कि जी उन्होंने किस तरह से इस चीज को ये करना है कि जी अब गुंजाइश नहीं है। अगर ये मजीद गलतियां करते रहे, कहते हैं वो गड़े को मजीद गहरा करते रहे,
परसेप्शन मजीद मंफी होगा और आपके यहाँ सियासी महाधाराई बढ़ेगी। मैं समझता हूँ बड़ा इसमें कलीदी किरदार है हमारी अदलिया का है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है और फिर हमारी फौज का है। वो चीजों को जो है सेटलमेंट सिस्टम लेके, अगर मुसलसल महाधाराई अगर इसी जारी रही थी, क्यों में दाल बट्टी देख ले 2 साल भी, सही 1 साल भी, तो पाकिस्तान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता इस सूरत हाल का। तो हमें कहीं ना कहीं सेटलमेंट की तरफ जितना जल्दी जाएंगे, जो काम हमें 6 महीने की बात करें वो आज क्यों ना कर लें, हम कोई बीच के रास्ते क्यों ना तलाश कर लें। जरूरत अभी रिजॉल्व करने की है, वरना अभी जो सूरत हाल है मेरे पास साहब, मैं सबको कह रहा हूँ कि खौफ आ रहा है कि कल को होगा क्या। माशी बुरहान हमारे सामने है, सियासी बुरहान हमारे सामने है, यही ये चीज दोनों अब जो चैलेंजेस हैं, यानी एक तो ये चैलेंज है कि पॉलिटिकल क्राइसिस से कैसे निकलना है, फिर मुआशी चैलेंजेस हैं, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट लोगों का इस वक्त वो हर्ट हुआ है, वो चैलेंज है। एक ब्रेक के बाद मोहसिन बेग साहब के सामने मैं ये सवाल रखना चाहूँगा कि IMF, मईशत और पॉलिटिकल चैलेंज डोमेस्टिकली, ये दोनों चीज़ें हैं, कमज़ोर हुकूमत कैसे ये बोझ उठाएगी? ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। बेग साहब, ताकत का इस्तेमाल करके भी देख लिया, पॉलिटिकल मैनूवरिंग, इंजीनियरिंग, सब कुछ हुआ, लेकिन कोई चीज़ इस मुल्क में कामयाब नहीं हो पाती है। इस हुकूमत के सामने एक तरफ चैलेंज है, दूसरी तरफ दबाव है, परसेप्शन है। परफॉर्मेंस के अलावा कोई हल या ऑप्शन होगा इस हुकूमत के पास कि वो सिर्फ और सिर्फ परफॉर्म करे, डिलीवर करके दिखा दे, तो वो इन सारे इल्जामात से बाहर आ सकती है? जी अमीर साहब, बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं ये समझता हूँ कि फिलहाल आपका कोई आपके पास ऑप्शन नहीं बचा पॉलिटिकल पार्टीज के पास कि वो इस गवर्नमेंट को, जो भी जैसी भी बनी है, इसको चलने दे थोड़ा अरसा, और जो मौजूदा गवर्नमेंट बनेगी वो परफॉर्म करके दिखाए। जो इमीडिएट रिलीफ चाहिए पब्लिक को, और इमीडिएट रिलीफ चाहिए आपकी रियासत को, उसके ऊपर ये काम करें। अगर कोई कहे जी परसेप्शन खराब है, बिल्कुल है। अगर कहे जी ज्यादती होगी, नेचुरली आज किसी के साथ हुई है, माजी में किसी और के साथ हुई थी, उससे पीछे आप चले जाए तो किसी और के साथ हुई होगी। ये तो एक ऐसा विशिष्ट सर्कल चल रहा है कि इसमें किसी ना किसी के साथ तो ज्यादती हो रही होती है। कभी वो राइट पे खड़ा होता है, कभी वो लेफ्ट पे खड़ा होता है। चॉइसेस इमीडिएटली बदल जाती हैं और वही बंदा फरिश्ता भी बन जाता है। तो मकसद ये है कि अगर आपने बार बार ये एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट करना है, तो मेरे ख्याल में आपके पास और रियासत के पास इतना वक्त नहीं है। तो ये जो मौजूदा गवर्नमेंट बन रही है, जैसी भी बन रही है, ये एक अलग डिबेट है। इसको फौरी तौर पर तो परफॉर्म भी करना है, चलना भी है, और जो आगे आने वाले मईशत के मसाइल हैं विद इन 2-3 मंथ्स, उसके ऊपर वॉर फुटिंग पे इनको काम करना पड़ेगा। अदरवाइज किसी और के पास इसके अलावा कोई चारा हो तो मुझे नहीं पता कोई और तरकीब काम आ सकती है इस मुल्क में। मेरे ख्याल में इसी को चलाना पड़ेगा आपको। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आमिर जा साहब, बईद नहीं है कि कुछ अरसे के बाद, चंद महीनों के बाद, बजट के बाद पीपल्स पार्टी भी वजारतें ले, क्योंकि पंजाब में ये इत्तलात आ रही हैं कि वो बजट के बाद वजारतें लेंगे। अगर पीपल्स पार्टी भी आ जाती है वजारतों में, MQM, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, बाकी इत्तेहादी, IPP है, PMLQ है, ये तो वही PDM की तरह फिर शहबाज शरीफ अपने इत्तेहादियों को खुश करते रह जाएंगे, उनको में वजारतें बांटेंगे, मशीर बांटेंगे, फिर कहीं और से भी दबाव आ जाता है, हमें भी वजारत चाहिए। ये मसला कैसे हैंडल कर पाएंगे शहबाज शरीफ? मखलूत हुकूमत कभी भी बेहतर डिलीवर नहीं कर सकती। हमेशा जबकि आप इत्तेफाक राय की सियासत करेंगे तो कमजोर फैसले करेंगे, आप कॉम्प्रोमाइज फैसले करेंगे। ये तारीख बताती है, जहां जहां मखलूत हुकूमत होती है वो कभी कहीं पे, चाहे बरतानिया हो चाहे पाकिस्तान हो, मतलब कहीं पे डिलीवर उस तरह से नहीं कर सकती जहां पर आपको मजबूत लीडरशिप की जरूरत होती है। अरे फिर यहाँ पर एक तो मखलूत हुकूमत है, ऊपर से फिर जो है अदम इत्मीनान है कि जितने बड़े पोलिटिकल प्लेयर्स हैं सबके सब नाखुश हैं। आप ये देखें कि GDA जैसी कुव्वत अगर भी प्रोटेस्ट की नहीं करते थे, अगर वो जो है एहतजाज कर रहे हैं, तो ये क्रिया है। मुस्लिम लीग फंक्शनल कभी भी नहीं निकलती थी मैदान में, जलसा जुलूस की सियासत में नहीं रखते। तो अगर आप सोचें कि वो लोग भी मैदान में है, सिंध के जो कौम परस्त हैं वो भी मैदान में है, बलूचिस्तान में आपको नजर आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर पीपल्स पार्टी इल्जाम लगा रही है कि जी MQM का जो मैंडेट, MQM यही इल्जाम लगा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे। तो आप मुझे बताइए कहाँ से चीजें जो है वो सेटलमेंट की जाएंगी।
तो यकीन ख्वाहिश चाहिए कि ये हुकूमत चले, लेकिन रियलिटी ये कहती है, मुझे जो नजर आ रहा है तवील अरसा गालिबन ये ना जो इस मुल्क को जिस तरह के बुरानों का सामना है, हमें एक ऐसी हुकूमत मजबूत भी हो जिसपे लोग ताकि वो सही फैसले कर सके। तो लेट्स कहते हैं कि विश बेस्ट ऑफ लक टू शहबाज शरीफ साहब। हाँ। लेकिन नजर ही आ रही तो एक PDM-1 ने जो कुछ किया था, मुझे तवक्को नहीं कि आप कहते हैं ना कि जो बोते हैं वही फल पाते हैं। जो आप बोए वैसे, क्योंकि इनकी अभी देखे ना, इनके तर्ज सियासत है वही है, वही पुराने लोगों को लेकर आ रहे हैं, उसी तरह की मौजूदा सियासत पे इनका यकीन है, वही इनके जो चाटे होते हैं उनको आप लाकर खड़ा कर रहे हैं, उनको ओहदे दे रहे हैं हर जगह। तो आप इसमें क्या नयापन होगा इस हुकूमत के अंदर? बिल्कुल आखिर में सर मुख्तसर जवाब आपसे भी चाहूंगा और बेग साहब से भी। सबसे पहले बेग साहब आप फरमाएगा। मैं वैसे सवाल करना नहीं चाहता था, लेकिन चूंकि मौलाना साहब ने आज ये बात कर दी है तो फिर उनकी बात को सामने रखते हुए मैं सवाल करूं। हम तो चाहते हैं कि ये बार बार 2-2, 3-3 साल के बाद असम्बलियाँ टूटना या हुकूमतें तब्दील होना ये नहीं होना चाहिए, लेकिन मौलाना साहब ने आज कहा है कि जी ये असम्बली मुझे चलती नज़र नहीं आ रही है। तो इस पे बेग साहब आप क्या कहेंगे? 1 साल, 2 साल, 5 साल, कब तक ये असम्बली चलेगी? देखिए, मेरे बस मैं अभी कहीं किसी जगह बैठा था, कुछ दोस्तों को मैं यही बता रहा था कि अगर इस इलेक्शन के बाद तो ये हुआ कि जीतने वाला और हारने वाला दोनों ही नाखुश है और हर बंदा इसको क्रिटिसाइज कर रहा है, लेकिन मौजूदा हालात में ग्राउंड रियलिटी ये कहती है कि आपको इस वक्त एक गवर्नमेंट की जरूरत है जो कि इसको थोड़ा सा स्टेबल करे। हाँ, अगर इतनी ज्यादा तादाद में आप के पार्टनर्स होंगे तो उसका नेचुरली चलना मुश्किल है। उसमें किसी की अपनी मंशूर या ना कोई अपनी सोच को इम्प्लीमेंट करना प्राइम मिनिस्टर के लिए इतना इजी नहीं होता। सही है। तो ऐसी सूरत में आप 2-2.5 साल के बाद मिड टर्म इलेक्शन में जाइए। अच्छा। और एक ऐसा मैकेनिज्म हमारे जो भी रियासत के अदारे हैं वो ये बना दें कि उसमें कम से कम फ्री, पूरे नहीं तो कम से कम 90% सही, कोई ऐसा माहौल बना के फ्री एंड फेयर इलेक्शन जिसका मुझे बिलीव कभी नहीं हुआ पाकिस्तान में। सही है। कम से कम उसमें कम एतराजात हो, कम से कम इतने ना हो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लास्ट कमेंट। ऐसी पार्टी हो जिसको कम से कम सिंपल मेजॉरिटी तो हो, तो वो हो अपनी से implement- बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर जाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, मोहसिन बेग साहब मौजूद थे। एक ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापसी पे तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन हमारे साथ होंगे। ब्रेक के बाद खुशामदेद। पाकिस्तान तारीख के फैसला कुन दौर से गुजर रहा है जिसे शदीद सियासी, मुआशी और माशरती चैलेंजेस दरपेश हैं। 8 फरवरी के इंतखाबात में हमेशा की तरह पाकिस्तान की रिवायती सियासी जमातें ही उभरी हैं। सूबा पंजाब और सिंध में हुकूमतें तश्कील पा चुकी हैं और विफाक समेत बाकी सूबों में भी यह मरहला जल्द मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या रिवायती तर्ज हुक्मरानी के जरिए पाकिस्तान के गंभीर मसाइल हल किए जा सकते हैं? पाकिस्तान में इंतखाबी धांधली का तनाज़ा इस हद तक शिद्दत इख्तियार कर गया है कि इलेक्शन में मुबैना धांधली की दावेदार जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने IMF को खत लिखकर ऑडिट का मुतालबा किया है। तफसीलात के मुताबिक यह खत इमरान खान की हिदायत पर तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन ने IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर को लिखा। खत के मतन के मुताबिक IMF 2 हफ्तों के अंदर कौमी और सूबाई असम्बलियों की 30% नशिस्तों का ऑडिट यकीनी बनाए और बेल आउट पैकेज के वक्त पाकिस्तान के सियासी इस्तेकाम को मद्देनजर रखने की दरख्वास्त की गई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शोएब शाहीन का कहना है कि हम खैबर पख्तूनख्वा के तमाम हल्के खोलने को तैयार हैं। यहां सवाल यह है कि इमरान खान का IMF को खत क्या सियासी गलती है या नई हुकूमत पर दबाव बढ़ाने का मौसर तरीका? क्या तहरीक इंसाफ सियासी महाजराई का रास्ता इख्तियार करने जा रही है? अहम बात यह है कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने तहरीक इंसाफ की जानिब से IMF को लिखे गए खत पर तनकीद करते हुए कहा है कि इस खत पर तहरीक इंसाफ को सियासी कीमत अदा करना पड़ेगी। वो सियासी कीमत क्या हो सकती है, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकजी रहनुमा और सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ साहब आपके वक्त का। सबसे पहले फरमाइएगा कि ये क्या सियासी कीमत हो सकती है? वर्स्ट के सिनेरियो में क्या होगा तहरीक इंसाफ को इस खत की सजा के तौर पे? देखिए, शुक्रिया आपका बहुत बहुत, आपने मुझे बुलाया प्रोग्राम में। सियासी कीमत मुझे तो कोई दिखती हुई नजर नहीं आ रही है। हाँ, अगर काकड़ साहब को, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री इस वक्त हैं,
ताकत के बल के ऊपर वो बैठे हुए हैं, उनका 90 डे का मैंडेटेड पीरियड गुजर चुका हुआ है। उनको ये चाहिए कि इस किस्म की गुफ्तगू करने से पहले ज़रा शीशा सामने रख लिया करें, तो ताकि उनको अपना चेहरा जो है वो नज़र आ जाए। मुझे इसकी कोई सियासी कीमत नहीं चुकाने की नज़र नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि हमने इसमें बिल्कुल क्लियर कर दिया अमीर साहब, बल्कि पैरा नंबर 2 जो है मैं उसको पढ़ देता हूँ कि ये बात आगाज़ से ही वाज़िया करता चलूँ कि PTI रियासत पाकिस्तान के लिए IMF की किसी भी सहूलत की राह में रुकावट नहीं बनना चाहती जो मुल्क की फौरी और तवील मुद्दती माशी बहबूद को फ़रोग देती हो। हमने क्लैरिफाई की, बिल्कुल शुरू में ही क्लियर कर दिया कि ये मकसद नहीं है। मकसद क्या है? मकसद ये है कि जो IMF का अपना मैंडेट है जिसके तहत वो मुख्तलिफ ममालिक से एंगेज करती है इकोनॉमिकली, उसमें एक जो उनका है जो हमने कोट किया है, पैराग्राफ नंबर 19 है उसका, उसमें वो कहते हैं कि अमला ये भी निशानदही कर सकता है, IMF का अमला, कि बदउनवानी की वसी अफवाहों के माहौल में जहां अफवाहों पर हकीकतन एतबार भी किया जा सकता हो, ऐसे खदशात को दूर करने के लिए एक आज़ादाना ऑडिट का अमल जरूरी हो सकता है। ये उनका अपना जो मैंडेट है वो उनको ये डिक्टेट करता है। हमने इसको इन्वोक किया अपने आर्टिकल में और कहा है कि पाकिस्तान की जो सिचुएशन है जहां के इलेक्शन चुराया गया है शब खून मारकर, और इत बोहतात में कि वो धांधली कहना उसको अंडरस्टेटमेंट होगी, ये पता नहीं कुछ बहुत ही मैसिव किस्म का धांधला है। तो हमने कहा है कि जो पाकिस्तान की अनस्टेबल सिचुएशन है वो डिमांड करती है कि आप यहाँ ऑडिट जो है वो कराने की तरफ बढ़ें, ताकि आपको खुद पता चल जाए कि किस तरीके से ये इलेक्शन चुराया गया है। पाकिस्तान की ज़रूरत इस वक्त एक सियासी इस्तेकाम वाली हुकूमत है जिसकी रूट्स जो हैं वो आवाम की सपोर्ट में हो, ना कि एक ऐसी मुजरिमाना हुकूमत की जरूरत है जिसको कि जबरदस्ती मुल्क के ऊपर इम्पोज किया जाए, रऊफ साहब, क्योंकि ये इस खत के बाद गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड नहीं कर सकती। रऊफ साहब, इस खत के बाद PMLN ने, पीपल्स पार्टी ने और जितने भी आपके मुखालिफिन नाकिदीन हैं वो ये बार बार परसेप्शन डेवलप कर रहे हैं कि आप IMF को दरअसल ये कहना चाहते हैं बिटवीन द लाइंस के IMF डील ना करे इस हुकूमत के साथ, इस हुकूमत को मालियाती पैकेज ना दे, जिसकी वजह से ये हुकूमत डिफ़ॉल्ट कर जाएगी और उसमें PTI के पास एक पॉलिटिकली एक वो मैंडेट मिल जाएगा कि जी ये तो हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकी। परसेप्शन तो वही बिल्ड कर रहे हैं आपके खिलाफ। देखिए वो दे आर एट लिबर्टी टू ट्राई टू बिल्ड वॉट एवर परसेप्शन दे वांट टू, लेकिन हकीकत ये है कि हमारा ऐसा कोई मकसद है ही नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ भी अगर ना हो तो फिर भी ये हुकूमत महीने, 2 महीने, 4 महीने में खत्म हो जाएगी, क्योंकि इनके पास ना कोई प्लान है, ना ही ये इनके पास मैंडेट है। तो हमारा मकसद बेसिकली सिर्फ ये है कि हम चाहते हैं कि अवाम ने जिसको वोट दिया है उन लोगों की, उस पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत इस मुल्क में बननी चाहिए, और उसको हम बनाने के लिए हर वो कदम उठाएंगे जो हम फील करते हैं कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन या हमारे जो बाकी हमारे पास जो ऑप्शंस मौजूद हैं वो हमें इजाजत देता है। ये राइटिंग टू द IMF उन्हीं ऑप्शंस में से एक ऑप्शन था जो हमने एक्सरसाइज किया है। इसके अलावा हमारी जो जद्दोजहद है वो असेंबलियों के अंदर भी जारी रहेगी, वो लीगल फ्रंट के ऊपर भी जारी रहेगी, और वो सियासी फ्रंट के ऊपर भी जारी रहेगी। हम ये जो शब खून है इसके नतीजे में इलेक्शन रिजल्ट्स को नहीं कबूल करते, और हम इनको रिवर्स करने के लिए जो भी हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं हम उनको करेंगे, लेकिन उसमें किसी का भी मकसद ये नहीं है कि कहीं रियासत को नुकसान पहुंचे। ये मैंने 2 जगह इस लेटर में बिल्कुल क्लियरली डिफाइन किया। तो रऊफ साहब, आप IMF से कह रहे हैं कि ये कंडीशन है, यानी जब तक 30% हलकों में ऑडिट नहीं होता इंतखाबी नताइज का, तब तक आप पैसे ना दें। आप ये कंडीशनल कर रहे हैं या आप कह रहे हैं कि ठीक है आप इनके साथ डील कर लें लेकिन आप ये भी करें साथ? देखिए, हमने उनको बड़ा क्लियरली ये कहा है कि हम IMF से तहकीकाती अदारे का किरदार अपनाने का मुतालबा नहीं कर रहे। पाकिस्तान में कम से कम 2 मुकामी तंजीमें मौजूद हैं जिनमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क और पत्तन कोalition 38 शामिल हैं, जिन्होंने आम इंतखाबात 2024 का ऑडिट करने के लिए जामिया तरीक़ाकार तजवीज़ किए हैं, जो कि चंद तरामीम के साथ तमाम स्टेक होल्डर्स के इत्मीनान के लिए मुकामी तौर पर नाफिज किए जा सकते हैं। हमने कहा है कि मुल्क के अंदर ऐसी ऑप्शंस मौजूद हैं, ऐसे अदारे मौजूद हैं जो कि इस किस्म का ऑडिट कर सकते हैं। ऑडिट एक ज़रूरत है, और ऑडिट इसलिए जरूरत है कि लोगों का मैंडेट चुराया गया है। भाई ये कोई छोटा जुर्म नहीं है, लोगों का मैंडेट चुराना और इस भोंडे तरीके से और इस एग्रेसिव तरीके से और इस मुजरमाना तरीके से जो चुराया गया है, भाई ये कुछ छोटा जुर्म नहीं है।
तो जुर्म का तो इन्होंने 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 जुर्म किए हैं, ये लोग मुजरिम हैं। इनको चाहिए कि ये अपने ऊपर ये फर्द जुर्म आयद करें, रादर देन कि जी ये पीटीआई की तरफ देख रहे हैं और उसको चाह रहे हैं कि जी इसकी सियासी कीमत अदा करनी पड़ेगी। बिल्कुल नहीं। आप ये लेटर पढ़िए, मेरा ख्याल है सब लोगों को चाहिए कि इसको पढ़े और एक ऑब्जेक्टिव माइंड के साथ इसको समझने की कोशिश करें। हम एक गलती जो की गई है, हम एक जुर्म जो किया गया है, उसको करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा हदफ सिर्फ और सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के अवाम के मैंडेट को कबूल किया जाए और उस पार्टी को हुकूमत दी जाए जिसका ये हक है। अच्छा, एक तरफ आईएमएफ पर आप दबाव या मुतालबा उनसे कर रहे हैं, दूसरी तरफ अमेरिका के तकरीबन 31 के करीब कांग्रेसमैन और कांग्रेस विमेन, अमेरिकी कांग्रेस के 31 अरकान ने सदर जो बाइडन को और स्टेट डिपार्टमेंट को ख़त लिखा है जिसमें पाकिस्तान में होने वाले जो ये मुतनाज़ इंतखाबात हैं उन पर सवालात उठा दिए गए हैं। क्या वो भी तहरीक इंसाफ उस कोशिश के पीछे है कि अमेरिका को भी इसमें लाया जाए सामने और अमेरिका को दबाव डाले? नहीं, तहरीक इंसाफ का उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन पाकिस्तान की जो एक्सपैट कम्युनिटी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म की कम्युनिटी है अमेरिका में और ये उनका अपना इनिशिएटिव है। और मेरा ख्याल है कि मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि कुछ और सेनेटर्स जो और कांग्रेसमैन जो है वो भी प्रेसिडेंट बाइडन को खत लिख रहे हैं इस सिलसिले में। बिकॉज देखिए, ये ना सिर्फ ये कि जी अमेरिका में ये नोटिस किया गया है, ये यूके में भी नोटिस किया गया है, ये EU में भी नोटिस किया गया है। उनके जो ऑब्जर्वर ग्रुप्स आए थे, मेरी उनके साथ मुलाकात हुई है, उन्होंने हमें इन्वाइट किया था, हमने उनके साथ बैठ के क्रॉस द टेबल सब कुछ डिस्कस किया है। ऑस्ट्रेलिया ने भी स्टेटमेंट दी है, या उन्होंने भी दी है स्टेटमेंट। तो ये एक ऐसा भोंडा मजाक है जो इस मुल्क के साथ किया गया है, जो कि सारी दुनिया को नजर आ रहा है। अब पाकिस्तान के लिए मतलब मुंह छुपाने की, जो इन लोगों के लिए जिन्होंने ये गन किया है, उनके लिए मुंह छुपाने की उनको कोई जगह नहीं मिल रही ना। तो अब ये सब लोग आएंगे, लाजमी आएंगे, कुछ करेंगे, लेकिन हम किसी की इंटरवेंशन सीख नहीं कर रहे। हम चाहते हैं कि मुल्क के अंदर जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं, जो पावरफुल अदारे हैं, वो इस गलती को माने, कोई पब्लिक कन्फेशन की जरूरत नहीं है और करेक्टिव मेजर्स अडॉप्ट करें। यानी कि जो हम लोग ने जो पिटिशंस मूव की हैं, वो चाहिए कि उनके ऊपर एक इंसाफ पर मबनी फैसले जो है वो सादर होने दें, ताकि जो अवामी मैंडेट है उसको रिस्टोर किया जाए और एक ऐसी ताकतवर हुकूमत बने जो कि पाकिस्तान को इस मुश्किल जो क्राइसिस है जिसमें घिरा हुआ है उससे पाकिस्तान से बाहर बहुत सारे पाकिस्तानी जो इन्फ्लुएंशियल हैं और पब्लिक ओपिनियन मेकिंग करते हैं, वो उनमें से कुछ लोग ये आवाज़ उठा रहे हैं कि अमेरिका या जो आलमी ताकतें हैं वो इस नौ मुंतखब हुकूमत को तस्लीम ना करें। क्या तहरीक इंसाफ ये समझती है कि आलमी ताकतें तस्लीम ना करें इस नौ मुंतखब हुकूमत को एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट के तौर पे, या आप कहते हैं कि नहीं ठीक है ये हुकूमत बन गई है, तो अब धांधली एक तरफ लेकिन हुकूमत है ये? हुकूमत को कबूल नहीं करते, ये हमने आज नेशनल असेंबली में भी कहा है। हमने बिल्कुल उस फोरम को भी इस्तेमाल करते हुए वहां भी हमारी जो स्पीचेस हुई हैं उनको आप सुन लीजिए। हमने कहा है कि हम इस हुकूमत को नहीं कबूल करते क्योंकि ये धांधली ज्यादा हुकूमत है, ये धांधली के नतीजे में बनी हुई हुकूमत है, इसको हम कबूल नहीं करते, ना हम कबूल करेंगे। हम अपनी जो जमहूरी जद्दोजहद है अवामी मैंडेट की रेस्टोरेशन के लिए उसको जारी रखेंगे। इसके अलावा मैं ये भी वाजे करना चाहता हूँ कि हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है कि कोई और मुल्क हमारे मामलात में दखल दे, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं उनको समझ आनी चाहिए कि गलत काम हुआ है और इस गलत काम को रिवर्स करना, करेक्ट करना जो है वो वक्त की जरूरत है और उसके बाद जो उसके बगैर मुल्क जो है वो आगे नहीं चल सकता। लेकिन आप जानते हैं रऊफ साहब, इस बात को समझते हैं जो पाकिस्तान का निज़ाम है, आप मजीद गहराई तक इस बात को समझते होंगे यकीनी तौर पर कि किसी एक या दो हल्कों के ऊपर तो उसको खोल के और ये तहकीकात हो सकती हैं, लेकिन ये शायद कोई भी ना करने दे या होने दे कि कोई अगर ऑर्गेनाइज्ड किस्म की कोई रैगिंग हुई थी 8 फरवरी को और पूरे मुल्क में मैसिव लेवल पर हुई थी, तो वो ऑर्गेनाइज्ड प्लान तो कभी भी सामने नहीं आ सकता, ना आने दिया जाएगा। देखिए, ऑर्गेनाइज्ड प्लान सामने आ चुका हुआ है। हम लोगों ने, हमारे पास तमाम फॉर्म्स 45 और 47 मौजूद है जिनके तहत हमारे कैंडिडेट्स जो है वो इलेक्शन जीते हुए हैं। वो फॉर्म हम कहते हैं कि इसकी एक ओपन इंक्वायरी करा लीजिए, हम अपने प्रूफ्स पेश कर देते हैं, दूसरे लोगों के पास जो उनके प्रूफ है वो पेश करें। लेट देयर बी एन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी और उसके बेसिस के ऊपर आप डिसाइड करें कि किन के पास जेन्युइन फॉर्म 45 है और किन के पास जेन्युइन फॉर्म 45 नहीं है। बड़ा आसान काम है ये कोई मुश्किल काम नहीं है। इस दफा तो जो धांधली करने वाले लोग हैं उनसे बेवकूफियां भी सरदर्द हुई है ना।
अब रात के अंधेरे में नए फॉर्म 47 बनाए गए हैं जो रिलेट ही नहीं करते फॉर्म 45 के साथ। तो ये जो धांधली है, इसको डिस्कवर करना, इसकी रूट्स तक पहुंचना बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहरहाल अब इस वक्त एक तहरीक इंसाफ कम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कम तहरीक इंसाफ एक बड़ी सियासी ताकत के तौर पर पाकिस्तान की तमाम असम्बलियों का भी हिस्सा बन चुकी है। अब इन आवाज़ों को नज़रअंदाज करना रियासत के लिए भी बहुत मुश्किल होगा। आपसे मुलाकात होगी पीर के रोज़। देखते रहिएगा जमहूरियत।